फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रही है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। अब इसे इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं? इंग्लिश में बोलने के दो तरीके हैं, एक सिंपल इंग्लिश, एक थोड़ी एडवांस में। यहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब के साथ इसे कह सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर हाउ आई एंडेड अप है। आई एम नॉट श्योर हाउ आई एंडेड अप हेयर, यानी मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। इसका यहाँ आने का प्लान नहीं था, इससे एक गाड़ी टकराई जहाँ पर ये बेहोश हो गई थी। इसका एक्सीडेंट हुआ, बेहोश हो गई। जब इसकी आँख खुली तो इसने अपने आप को यहाँ पाया। तो अब कह रही कि आई एम नॉट श्योर हाउ आई एंडेड अप हेयर, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। एंड अप की जगह हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई डोंट नो हाउ आई गोट हेयर। ये बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है। आई डोंट नो हाउ आई गोट हेयर, यानी मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर हाउ आई एंडेड अप हेयर। एंड अप का हम काफ़ी यूज़ करते हैं। कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे कि आप कहीं मार्केट में गए कुछ खरीदने और आपने उस चीज़ की जगह कुछ और खरीद लिया, यानी आपका प्लान तो कुछ और खरीदने का था लेकिन आपने कुछ और खरीद लिया। इस सिचुएशन में भी हम एंडेड अप का यूज़ करते हैं, एंड अप का। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ लैपटॉप बट आई एंडेड अप बाइंग स्मार्टफोन। यहाँ पर आप कह रहे हो कि मैंने मार्केट गया था लैपटॉप खरीदने के लिए, लेकिन मैंने क्या खरीद लिया? स्मार्टफोन खरीद लिया। यानी प्लान नहीं था स्मार्टफोन खरीदने का, पर खरीद लिया। तो इस तरह की सिचुएशन में हम एंड अप का यूज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसे कुछ नहीं पता है कैसे आई, पता नहीं कि आई एम नॉट श्योर हाउ आई एंडेड अप हेयर, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। या आप सिंपली बोलोगे आई डोंट नो हाउ आई गोट हेयर। दोनों का मतलब एक ही, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। मुझे याद है मैं रोड पर चल रही थी, तभी अचानक से एक कार मुझसे आकर टकराई। इंग्लिश में बोलेंगे आई रिमेंबर आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। मुझे याद है कि मैं रोड पर चल रही थी। आई रिमेंबर आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड व्हेन सडनली, जब अचानक से, अ कार केम, एक कार आई, एंड हिट मी, और मुझसे टकरा गई। आई रिमेंबर आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड व्हेन सडनली अ कार केम एंड हिट मी। मुझे याद है कि मैं रोड पर चल रही थी, तभी अचानक से एक कार आई, मुझसे टकरा गई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। अब इस इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर दैट। आफ्टर दैट यानी उसके बाद, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मेरी जो कॉन्शियसनेस थी वो मैंने खो दी, यानी कि मैं बेहोश हो गई। आफ्टर दैट आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। या हम बोलेंगे आफ्टरवर्ड आई पास्ड आउट। अब हमने बिल्कुल ही चेंज कर दिया सेंटेंस को। कहने का वही मतलब है कि उसके बाद मैं बेहोश हो गई। देखो, पास आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बेहोश हो जाना। ठीक है, यहाँ पर या तो हम बिना फ्रेजल वर्ब कैसे बोलेंगे? आफ्टर दैट, यानी उसके बाद। या आफ्टर दैट नहीं बोलना, हम बोलेंगे आफ्टरवर्ड्स। दोनों का मतलब होता है उसके बाद। कह रही है कि आफ्टर दैट यानी उसके बाद, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मैं बेहोश हो गई। या हम बोलेंगे आफ्टरवर्ड आई पास्ड आउट। आई पास्ड आउट, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पर ही कह रही है कि व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, तो आफ्टरवर्ड्स का हम यूज करेंगे उसके बाद के लिए। पूछ रही कि फिर उसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। अगर आफ्टरवर्ड्स का यूज नहीं करना, हम बोल सकते हैं कि एंड देन व्हाट हैपेंड, और फिर क्या हुआ? एंड देन व्हाट हैपेंड। ये पूछ रही बेहोश होने के बाद क्या हुआ, एंड देन व्हाट हैपेंड। मेरा मतलब जब तुम बेहोश हो गई उसके बाद क्या हुआ। आई मीन आफ्टर यू पास्ड आउट व्हाट हैपेंड। पास आउट फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है बेहोश होना। आई मीन आफ्टर यू पास्ड आउट व्हाट हैपेंड, मेरा मतलब तुम्हारे बेहोश होने के बाद क्या हुआ। क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ कैसे आई? अब ये फिर से ऐसे पूछ रही है जैसे कि शुरू में उसने बताया था कि आई एम नॉट श्योर हाउ आई एंडेड अप हेयर। तो यहाँ पर भी हम एंड अप का यूज करके इससे इस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं। कह रही कि क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ कैसे आई? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ यू एंडेड अप बीइंग हेयर? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ यू एंडेड अप बीइंग हेयर? या खाली बीइंग हटा के हेयर भी बोलेंगे, इसका मतलब भी है कि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंची, कोई आइडिया है? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ यू एंडेड अप बीइंग हेयर? क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ कैसे आई? ऐसे बोल सकते हैं हम, डू यू रिमेंबर हाउ यू गोट हेयर? जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया है वो कि मुझे कुछ याद नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट लाइक आई टोल्ड यू बिफोर आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू बिफोर आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि मुझे कुछ याद नहीं है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू बिफोर आई डोंट रिमेंबर एनी थिंग। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को यहाँ पाया। When I regained consciousness, I found myself here। बता रही कि when I regained consciousness यानी जब मुझे दोबारा से होश आया, I found myself here, तो मैंने खुद को यहाँ पाया। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
जब कोई किसी के घर रुकता है या किसी की जगह पर, तो हमें लगता है कि सामने वाला शायद हमारे यहाँ रहने से खुश नहीं है, तो यहाँ पर ये कह रही है कि नहीं, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि आई डोंट माइंड यू स्टेइंग हेयर। आई डोंट माइंड यू स्टेइंग हेयर, यानी तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आई डोंट माइंड यू स्टेइंग हेयर। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स ओके विद मी इफ़ यू स्टे हेयर। इट्स ओके विद मी इफ़ यू स्टे हेयर, यानी अगर तुम यहाँ रुकोगे कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओके विद मी इफ़ यू स्टे हेयर या आई डोंट माइंड यू स्टेइंग हेयर, दोनों का मतलब है कि तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसे अपना ही घर समझो। कंसिडर दिस एज योर ओन होम। कंसिडर दिस एज योर ओन होम, यानी इसे अपना ही घर समझो। कंसिडर दिस एज योर ओन होम। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या इसे मैं रख सकती हूँ। इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है जो इस लड़के की है, तो इससे पूछ रही है कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या मैं इसे रख सकती हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डोंट माइंड। अगर तुम माइंड ना करो, तुम्हें एतराज़ ना हो, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई कीप इट, क्या मैं इसे रख सकती हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई कीप इट, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या मैं इसे रख सकती हूँ। या हम बोलेंगे वुड इट बी ओके इफ़ आई केप्ट दिस, क्या सही रहेगा अगर मैं इसे रख लूँ। ये भी एक पूछने का तरीका होता है। वुड इट बी ओके इफ़ आई केप्ट दिस, अगर मैं इसे रख लूँ तो सही रहेगा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा। वुड इट बी ओके इफ़ आई केप्ट दिस, या हम ऐसे बोल लेंगे इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई कीप इट। मुझे आज रात के लिए इसकी ज़रूरत है। जब भी हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि आज रात के लिए मुझे इसकी ज़रूरत है, इंग्लिश में हम बोलेंगे आई नीड दिस फॉर टू नाइट। बस इतना सिंपल बोलना है हमें, आई नीड दिस फॉर टू नाइट, यानी आज रात के लिए मुझे इसकी ज़रूरत है। आई नीड दिस फॉर टू नाइट। मैं सुबह तुम्हें ये लौटा दूंगी। आई विल रिटर्न दिस टू यू इन द मॉर्निंग। आई विल रिटर्न दिस टू यू इन द मॉर्निंग, मैं सुबह तुम्हें ये लौटा दूंगी। आई विल रिटर्न दिस टू यू इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह ये लौटा दूंगी। इसका दूसरा कहने का तरीका है टुमारो मॉर्निंग आई विल हैंड दिस बैक टू यू। टुमारो मॉर्निंग आई विल हैंड दिस बैक टू यू। याद रखना तुम मदद के लिए हमेशा मेरे पास आ सकते हो। तो जाते टाइम मुझसे एक बार और कह रही है कि रिमेंबर, यानी याद रखना, रिमेंबर यू कैन ऑलवेज टर्न टू मी फॉर हेल्प, तुम मदद के लिए हमेशा मेरे पास आ सकते हो। थैंक यू ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है, यानी जो बात इसने की इसकी बात सुनकर ये कह रहा है कि थैंक यू यानी शुक्रिया। इट मीन्स अलॉट टू मी, यानी जब कोई हमारे लिए अच्छी बात कह देता है तो हम खुश हो जाते हैं, हम बोलते हैं ना कि इट मीन्स अलॉट टू मी, यानी मेरे लिए बहुत मायने रखती है जो बात तुमने कही। इट मीन्स अलॉट टू मी, तो बोल रहा है कि थैंक यू इट मीन्स अलॉट टू मी, शुक्रिया ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम्हारे हाथ का घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। तो किसी के हाथ में जख्म है, घाव है, तो उसे कह रहा है कि द वुंड ऑन योर हैंड विल हील ओवर सून। द वुंड ऑन योर हैंड विल हील ओवर सून, यानी तुम्हारे हाथ का जो घाव है जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हें जल्द ही पहले जैसा महसूस होने लगेगा, यानी जैसे तुम पहले ठीक थे तुम्हें जल्दी ऐसा ही महसूस होने लगेगा। यू विल सून बी फीलिंग योर ओल्ड सेल्फ अगेन। योर ओल्ड सेल्फ अगेन, यानी पहले जैसा, जैसे तुम पहले महसूस कर रहे थे। यू विल सून बी फीलिंग योर ओल्ड सेल्फ अगेन, यानी जल्दी